जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के क्लास में दोस्तों हम लोग परसेंटेज की इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं और ये कॉन्सेप्ट आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न भी बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो प्रश्नों के साथ साथ हम कॉन्सेप्ट को सीखते हुए चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास में अंतिम तक ज़रूर बने रहिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। परसेंटेज आप अच्छे से सीख जाएंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं, हम सवालों को तो करेंगे ही, पहले इसका बेसिक थोड़ा सा सीख लेते हैं। बेसिक पता होगा तो सवालों को करने में मज़ा भी आएगा, ठीक है। और ये जितने भी सवाल हैं इम्पॉर्टेंट हैं और आपके प्रीवियस ईयर में रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, इसमें पूछे गए सवाल हैं, है ना। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा हम समझ लेते हैं बेसिक को। देखिए दोस्तों, परसेंटेज है ना, अगर हम बात करें किसी भी चीज़ की 100% का बात है ना, तो 100% क्या होता है। अगर हम बात करें यहाँ पर कि जो 100% है वो कितना होता है, तो 100% का मतलब है कि कोई भी चीज़ अगर पूरा का पूरा है या एक्चुअल में जितना है वो उसका 100% होता है, ठीक है। जैसे आपको अगर 5,000 की सैलरी मिल रही है ना, नियत रूप से 5,000 की सैलरी मिल रही है, तो वह आपका 100% मिल रहा है उतना, है ना। अब उसमें बढ़ा कर मिलेगा या घटा कर मिलेगा तो वो उसमें 100% से कम या फिर 100% से ज़्यादा होने वाला है। तो 100% का मतलब होता है कि जो चीज़ एक्चुअल में जितना है वह उसका 100% यानी 100% होता है। समझ में बात आ गई। अच्छा, अब यहाँ पर बात आता है कि ज़रूरत हमको पड़ता है परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलने के लिए, यानी भिन्न में बदलने के लिए, और भिन्न से फ्रैक्शन में परसेंटेज में बदलने के लिए। तो कैसे बदलते हैं वो थोड़ा सा सीख लीजिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलना है ना, परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलना है। जैसे अपने पास कुछ है A% है, अब इसको अगर फ्रैक्शन में बदलना है, भिन्न में बदलना है, बटे के रूप में लिखना है, तो क्या लिखेंगे हम लोग। ये परसेंटेज जो है इसका मतलब होता है, परसेंटेज का जहाँ भी साइन दिखे उसके जगह पर आप लिख सकते हैं बटे में 100, ठीक है। तो परसेंटेज जैसे ही हटता है, ए तो हमारा है ही, है ना, ए हमारा है ही, और परसेंटेज जैसे ही हटेगा बटे में आपका 100 लग जाएगा, है ना। तो परसेंटेज से आप इस तरीके से फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हमारे पास 20% है ना, 20%, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 20 और परसेंटेज हटाएंगे तो हम लोग यहाँ पर बटे में लगा देंगे 100। अब जब इसको काटेंगे हम लोग तो 20 एक कम 20 और 20 पंचे 100, यानी 1/5 हो गया। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 20% का मतलब हो गया 1/5, ठीक है। ऐसे ही 25% का मतलब होता है 1/4। तो अब आपको तरीका समझ में आ गया होगा कि कैसे हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलेंगे। अब बात आती है फ्रैक्शन से परसेंटेज में, यानी उल्टा करने का बात। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपको दे दिया 3/4। अब ये परसेंटेज में कितना होगा, है ना, वैसे तो याद होना चाहिए, लेकिन अगर आपको नहीं याद है तो परसेंटेज में इसको बदलने के लिए क्या करते हैं हम लोग। तो परसेंटेज में बदलने के लिए सिंपल सा फंडा है, यहाँ पर आपको 100% से मल्टीप्लाई कर देना है। किसी भी फ्रैक्शन को, किसी भी भिन्न को परसेंटेज में बदलना है तो 100% का गुणा कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 4 से ये कितनी बार में कट जाएगा, 25 बार में कट जाएगा, और 25 × 3 यानी ये आपका आ गया 75, और ये परसेंटेज का साइन लगा है तो यहाँ पर परसेंटेज हो गया, यानी 3/4 का मतलब हुआ 75%, 75%। समझ में बात आ गई। तो अब आपको पता लग गया होगा कैसे एक दूसरे से, यानी परसेंटेज से फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे चेंज किया जाता है। बहुत ही ज़्यादा उपयोग होता है आपके किसी भी सवाल में। सवालों से आप इसको आसान तरीके से बना सकते हैं, सवालों को इसका प्रयोग करके, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम आते हैं इस सवाल पर। पहला सवाल आपका क्या दिया गया है देखिए दोस्तों, है ना, बहुत सिंपल सा बेसिक सा सवाल लेकर आए हैं यहाँ पर। फिर इसके बाद धीरे धीरे सवालों का लेवल बढ़ाएंगे। बाकी यहाँ पर पहला सवाल देखिएगा। पहला सवाल क्या दिया गया है, एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि की गई जिससे उसका वेतन 910 रुपये हो गया। बढ़ोतरी होने से पहले उसका वेतन क्या था।
यहाँ पर देखिए एक कर्मचारी का वेतन कुछ भी रहा होगा, है ना। जो पहले वेतन था, जो एक्चुअल में वेतन था, वो कितना होता है, वो 100% होता है। हमने अभी आपको बताया कि जो एक्चुअल में होता है जितनी वैल्यू, वो अपने आप में 100% होती है, ठीक है। अब इसमें वो बढ़ा दिया कितना, उसका वेतन कितना बढ़ गया, 30% और बढ़ गया, यानी 100% तो पहले ही था, एक्चुअल में था 100% और 30% बढ़ गया, यानी अब उसका वेतन कितना हो गया, अब उसका वेतन हो गया दोस्तों 130%। 100% एक्चुअल में था, 30% बढ़ा, यानी 130% हो गया। और जैसे ही 130% उसका वेतन हुआ, उसको कितना वेतन मिलने लगा, उसका वेतन हो गया 910 रुपये। ये एक्चुअल वेतन नहीं है, ये 910 रुपये एक्चुअल वेतन नहीं है, ये बढ़ने के बाद का वेतन है। यानी 130% जब वेतन हुआ तो कितना मिलने लगा उसको, 910 रुपये, ठीक है। इसको हम दोनों तरीके से बताएंगे, परसेंटेज से भी बता रहे हैं, फिर फ्रैक्शन के तरीके से भी हम इसको समझाने वाले हैं आपको, ठीक है। तो ध्यान से देखते जाइएगा। जिससे उसका वेतन 910 हो गया, यानी 130 का वैल्यू यहाँ पर 910 हो गया। अब क्या दिया है, पूछ रहा है बढ़ोतरी से पहले, यानी एक्चुअल में उसका वेतन कितना था, यानी 100% का वैल्यू आपको बताना है कितना होगा। यहाँ पर 130% का वैल्यू 910 रुपये। क्या आप यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं, यानी एक नियम। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1% का वैल्यू हो जाएगा दोस्तों 130 को इधर ला के डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करिए या फिर डायरेक्टली आप काट सकते हैं, है ना। तो 1 0 से 1 0 कट गया, 13 ये हो गया और 13 से ये कट जाएगा, 13 सत्ते 91, यानी 1% का वैल्यू हो गया अपने पास 7 रुपये, ठीक है। 1% का वैल्यू कितना हो गया, 7 रुपये। अब आपको 100% का वैल्यू चाहिए, तो भाई ये 1% का वैल्यू 7 रुपये, तो दोनों साइड अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, ये आपका 700 रुपये हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि एक्चुअल जो उसका वेतन है वो कितना है, 700 रुपये। मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है दोस्तों। ये हुआ आपका परसेंटेज वाला तरीका कि परसेंटेज से आप कैसे बनाएंगे, ठीक है। एक्चुअल में 100%, जितना कमी हो उतना हम कमी कर देंगे 100% में से, जितना बढ़ेगा उतना हम 100% में से बढ़ा देंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई कि नहीं। चलिए अब इसी सवाल को हम लोग फ्रैक्शन वाले तरीके से करते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा यहाँ पर, भाई यहाँ पर कह रहा है कि 30% की बढ़ोतरी हुई। अगर हम 30% का वैल्यू पता करें, 30% का, है ना, तो 30% का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये आता है दोस्तों 3/10, है ना। 30% का वैल्यू आता है 3/10। आप निकाल के भी दे सकते हैं, ये परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में 100 लग जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 3/10 यहाँ पर बचेगा, है ना। अब यहाँ पर जब भी हम फ्रैक्शन में लिखते हैं तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जो डिवाइड में होता है वो हमारा होल वैल्यू होता है, यानी पूरा वैल्यू होता है, ठीक है भाई। अगर हम कहें कि जैसे यहाँ पर 2/5 लिखा है, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये होता है कि 5 हिस्सा हमारे पास पूरा है, उस 5 हिस्से में से 2 हिस्से की बात की जा रही है, यानी 2/5। भाई 1/3 का मतलब, जैसे हम 1/3 कहते हैं ना, 1/3 तो 1/3 होता है उसका मतलब। तो 1/3 का मतलब क्या हुआ कि 3 हिस्सा पूरा का पूरा है, 3 हिस्सा पूरा का पूरा है, उस 3 हिस्से में से एक हिस्से की बात हो रही है, तो वो 1/3 कहलाता है। तो जो नीचे वैल्यू होता है वो होल वैल्यू होता है, यानी पूरा वैल्यू होता है ना, एक्चुअल वैल्यू होता है। तो यहाँ पर जो 10 है वो एक्चुअल वैल्यू है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो उसकी एक्चुअल वेतन है वो 10 है ना, 10 रुपये है। अब 10 रुपये में जो ये ऊपर दिख रहा है 3, ये क्या है, 30% की वृद्धि है, 30% की वृद्धि है। वृद्धि का मतलब क्या हुआ कि एक्चुअल में 10 था, अब बढ़ के हो गया कितना, 3 और बढ़ गया, यानी पहले 10 था, 3 बढ़ेगा, यानी कितना हो जाएगा उसका वेतन, 13 रुपये हो जाएगा। और इसी 13 रुपये का वैल्यू कितना है देख सकते हैं, अगर हम फ्रैक्शन में देखें तो 13 रुपये होगा, है ना। और एक्चुअल में कितना वेतन हो गया है, अब 910 रुपये हो गया है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 910 रुपये। यहाँ से आप यूनिटरी मेथड लगा के
1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आपको चाहिए क्या, बढ़ोतरी से पहले उसका वेतन यानी एक्चुअल वेतन चाहिए। तो एक्चुअल वेतन कितना है, 10 यूनिट है। तो 13 का वैल्यू पता है आपको 910, 10 का वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, ये हुआ आपका 910, ये 13 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। आपको 10 का वैल्यू निकालना है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। यहाँ से काटेंगे तो वही चीज़ आ जाएगा, ये भी आपका 700 रुपये ही आ जाएगा, है ना। पहला सवाल है, अच्छे समझ लीजिए, बाकी के सवाल आप आसानी से लगा पाएंगे। समझ में बात आ गई। तो इसको कैसे काटे हैं देख लीजिए, 13 सत्ते 91 है ना, और ये 0 बचेगा और 70 गुणे 10 700 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बात क्लियर हो गई दोस्तों। दोनों तरीके से हमने आपको समझा दिया कैसे करना है, परसेंटेज से भी और फ्रैक्शन वाले तरीके से भी, है ना। अब चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर अगला सवाल हम लोग देखते हैं। देखिएगा अब यहाँ पर अगला सवाल, ए अपने मासिक वेतन में से 20% बचत करता है। यदि ए का मासिक व्यय यानी खर्चा 6000 रुपये है तो उसके बचत राशि कितनी है। यहाँ पर उसकी बचत राशि बताना है। देखिए दोस्तों, कोई भी अगर कमाता है और उसमें से कुछ बचाता है और कुछ खर्च कर देता है, यही दो चीज़ों को तो करता है। अगर किसी व्यक्ति की इनकम अगर हम आई कहें, इनकम है ना, मान लीजिए उसको 5000 रुपये मिला, है ना। अब उस 5000 रुपये में से कुछ वो बचाएगा और कुछ खर्च कर देगा। यानी जो इनकम होता है वो कौन कौन सा मिलाकर होता है, एक्सपेंस यानी खर्च और प्लस सेविंग यानी बचत। तो बचत और खर्च दोनों मिलाकर किसके बराबर होता है, इनकम के बराबर, है ना। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि एक व्यक्ति है 50 रुपये उसकी इनकम है, 50 रुपये कमाया, है ना। उसमें से वो 30 रुपये खर्च कर दिया, तो 30 रुपये जब खर्च करेगा तो बचाएगा कितना, 20 रुपये बचाएगा, है ना। तो 30 और 20 मिलाकर यहाँ पर 50 हो गया कि नहीं हो गया। यानी जो इनकम होता है वो एक्सपेंस प्लस सेविंग होता है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा उपयोग में आता है ये, है ना। तो इनकम इक्वल टू ई प्लस एस यानी एक्सपेंस खर्चा प्लस सेविंग यानी बचत। अब यहाँ पर बात आती है, देखिए अपने मासिक वेतन में से जितना भी उसका इनकम था उसमें से 20% वह बचत कर लेता है, ठीक है। देखिएगा अगर हम इसको परसेंटेज फ्रैक्शन से बनाएं तो 20% का वैल्यू कितना हो गया, 20% का वैल्यू हो गया दोस्तों यहाँ पर 1/5, ठीक है। 20% का मतलब होता है 1/5। अब 20% वह बचत करता है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है 5 ये हुआ इसका इनकम यानी होल वैल्यू। जो नीचे होता है वो क्या होता है, होल वैल्यू होता है ना। तो 5 रुपये वो इनकम किया, 5 में से ये क्या था, ये बचत था, है ना। तो बचत हमारा ऊपर वाला हो जाएगा। तो 5 रुपये में वह 1 रुपये बचाया, यानी खर्च कितना करेगा, 4 रुपये करेगा। करेगा कि नहीं, बिल्कुल करेगा, है ना भाई। देखिए ना यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सेविंग। कह रहा है ना 20% बचत, तो बचत हमारा ऊपर वाला हो जाएगा। जब भी फ्रैक्शन में बदलेंगे तो नीचे हमारा होल वैल्यू होगा। होल वैल्यू का मतलब हुआ इनकम, है ना। यहाँ पर इनकम की बात हो रही है, मासिक वेतन की बात हो रही है। और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, सेविंग हो जाएगा। यहीं पर आपको कहता है कि 25% वह खर्च कर देता है। तो 25% का मतलब हुआ 1/4, है ना। 25% का मतलब हुआ, अगर इसी में कहता कि भाई 25% खर्च कर देता है तो 25% मतलब 1/4। तो जो 4 है वो उसका इनकम हुआ, और इसमें बोला है 25% खर्च, तो 1 रुपये जो होगा वो खर्च होगा। समझ में बात आ गई। अच्छा अब यहाँ पर आते हैं, देखिएगा कह रहा है 5 कमाया 1 बचाया, तो खर्चा कितना किया, खर्चा वो 4 रुपये किया। और यही खर्च को कितना बता रहा है वो व्यय, व्यय मतलब कितना, 6000 रुपये बचा रहा है। यानी 4 यूनिट की वैल्यू आपको दी गई है 6000 रुपये। अब आपको क्या हुआ है, क्या बताना है यहाँ पर, उसके बचत की राशि, सेविंग। सेविंग कितना है, 1 रुपया है, मतलब 1 यूनिट है। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर बताना है। तो 4 से इधर भी काट दीजिए, 15 चौको 60 होता है, यानी 1500 रुपये, है ना। 1500 रुपये उसका सेविंग हो गया। तो ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और यहीं पर आपसे अगर पूछा जाता कि उसकी मासिक वेतन बताइए, है ना,
तो कैसे निकालते हैं हम लोग, मासिक वेतन यानी इनकम, तो 5 यूनिट का वैल्यू निकालना पड़ता। तो देख लीजिए यहाँ पर 1 यूनिट का वैल्यू 1500, तो अगर हम यहाँ पर उसकी इनकम की बात करें, इनकम, तो 5 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर लगेगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू 1500, तो 5 यूनिट का वैल्यू 5 से गुणा कर दीजिए, 15 × 5 = 75, यानी 7500 रुपये उसकी इनकम हो जाएगी। समझ में बात आई कि नहीं? एकदम शानदार सा सवाल था और बेसिक लेवल का सवाल था। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं आगे, हम लोग अगले सवाल पर चलते हैं। देखिएगा इस सवाल को, ये भी एक बेसिक सा सवाल है। आप चाहें तो वीडियो को रोककर इसको एक बार बनाने का प्रयास कर सकते हैं। ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 लोग हैं, ए है और बी है ना, ए है और बी है। यहाँ पर कह रहा है ए का जो वेतन है वो बी के वेतन से 50% अधिक है ना। तो किसके वेतन से? बी के वेतन से। तो बी के वेतन को हम लोग 100% मान लेते हैं। तो बी का वेतन कितना मान लिए हम? 100% मान लिए। अब जैसे ही बी का वेतन 100% माने, कह रहे ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, यानी ये हुआ 100%। तो ए का वेतन कितना हो गया यहाँ पर? 50% अधिक, यानी ये हो जाएगा आपका 150%, है ना। अब कह रहा है कि यहाँ पर बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है। ठीक है, यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको पता चलने वाला है, तो ध्यान से समझिए, है ना। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है। क्या आप यहाँ पर दोनों का रेशियो निकाल सकते हैं? आप चाहें तो रेशियो निकाल लीजिए या फिर मत निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए, तो रेशियो का मतलब क्या होता है? बटे होता है। तो ये परसेंट से ये परसेंट कट गया, है ना, 1 0 से ये 0 कट गया, 15 और 10 बचा, ये भी दोनों 5 से कट जाएंगे, तो ये हो जाएगा 5 × 3 = 15 और ये कितना हो जाएगा? 5 × 2 = 10। यानी यहाँ पर देखिए कि ए को वेतन मिल रहा है 3 रुपये और बी को वेतन मिल रहा है 2 रुपये, हम ऐसा कह सकते हैं। अब कह रहा है बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना कम है बी का वेतन? 1 रुपये कम है। भाई ए को 3 रुपये मिल रहा है, बी को 2 रुपये मिल रहा है, यानी कितना कम है? तो 1 रुपये कम है। अब कह रहा है ए के वेतन से, यानी जिससे हम तुलना करते हैं, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिससे हम तुलना करते हैं, जो तुलनात्मक राशि होती है वो हमेशा डिवाइड में होती है ना। तो ए के वेतन से यहाँ पर बताना है, तो ए का वेतन दोस्तों कितना है? वो हमेशा डिवाइड में जाएगा। जिससे भी तुलना करेंगे, जिससे भी कंपेयर करेंगे, वो हमेशा डिवाइड में जाएगा। तो डिवाइड ए के वेतन से, यानी ए का वेतन कितना है? 3, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। ये हुआ आपका फ्रैक्शन में। अब इसको परसेंटेज में बदलना है, तो परसेंटेज में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सीधे आपको हमने बताया था 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हुआ दोस्तों 100/3, यानी 100 × 100 100/3 हो जाएगा, है ना, 100/3%। इसको जब आप भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 33 × 3 = 99, बचा 1 और बटे में 3, यही ना होगा, इतना परसेंट आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं 33 × 3 = 99 और 100 100/3, वही मतलब हुआ इसका भी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ये तो तरीका हुआ आपका परसेंटेज वाला। ठीक है, परसेंटेज वाला हुआ। अब यही आप इसको अगर आप फ्रैक्शन से करना चाहें तो उससे भी कर सकते हैं, है ना। देखिएगा, बता देते हैं, सब कुछ सीख लीजिए, तभी मज़ा आएगा परसेंटेज के सवालों को लगाने में, है ना। क्या कह रहा है? बी के वेतन से 50% अधिक है। यहाँ पर क्या है? 50%। 50% का मतलब क्या हुआ? 50% का मतलब अगर हम देखें तो फ्रैक्शन में 1/2 होता है ना। कह रहा है किसके वेतन से? बी के वेतन से, है ना, बी में से लगा हुआ है, यानी तुलना वाली राशि बी है, तो बी का वेतन ये हुआ। ठीक है, तो अगर हम यहाँ ए लिखें, यहाँ बी लिखें, तो बी का वेतन कितना है? 2 है ना। तो ए का कितना हो जाएगा? 50% अधिक वाला राशि ये है, बी का 2 है, तो इसका ए का कितना हो जाएगा? +1, यानी 2 + 1 यानी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो यहाँ से भी वही चीज़ आया। अगर हम रेशियो में देखें तो 3 और 2 का रेशियो ही आया।
अब यहीं से आप इसको बता सकते हैं कितना कम है, तो कितना कम है यहाँ पर 1 कम है। किससे, तो किससे तुलना वाली राशि कौन है, अब की बार ए है यहाँ पर, यानी 3 है। फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलना है, 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही चीज़ आ जाएगा, है ना। यहाँ पर ये चीज़ समझ बात आ गई। तो कैसे भी बनाएं आपका आंसर जो है वही आने वाला है। और तरीका अगर आप लोग सीख गए हो, वीडियो में मज़ा आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, चलिए शानदार सवालों करवाएंगे, जाइएगा कहीं नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की ये। चलिए दोस्तों, सवालों का लेवल थोड़ा बढ़ाते हैं। सवाल को देखिएगा, मोहन की मासिक आमदनी है ना, मंथली इनकम कितनी है, मंथली इनकम का 40% सोहन की मासिक आमदनी के 40% से 50 रुपये कम है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि जो मोहन की मासिक आमदनी है, आमदनी का जो 40% है वह सोहन की मासिक आमदनी के 40% से 50 रुपये कम है। सोहन ने अपनी मासिक आमदनी का 10% जो कि 125 रुपये था रमेश को दे दिया। मोहन की मासिक आमदनी क्या है। यहाँ पर देखिए सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, कह रहा है मोहन की मासिक आमदनी का 40% का मतलब क्या हुआ, का 40%, तो यहाँ पर आप 40% का मतलब क्या हुआ, 2/5 हुआ भाई। 20% का मतलब 1/5, तो 40% मतलब कितना, 2 गुना है जस्ट उसका, यानी 2/5 हो जाएगा। या फिर आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो मोहन की मासिक आमदनी का 40% मतलब 2/5, वो किसके बराबर है, सोहन की मासिक आमदनी का 40% मतलब 2/5 से कितना कम है, कम यहाँ पर 50 रुपये कम है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 50। इक्वेशन हमारे पास बन गया, बस आपको यहाँ पर अगला स्टेटमेंट पढ़ना है, ठीक है। सोहन ने अपनी मासिक आमदनी का 10% जो कि 125 रुपये था, सोहन का आमदनी का 10% का मतलब क्या हुआ, 1/10 हो जाएगा, है ना। वो किसके बराबर है, जो कि 125 रुपये है ना। सोहन की आमदनी का 10% जो है वो कितना है, 125 रुपये है, रमेश को दे दिया। तो यहाँ से सोहन की आमदनी निकल जाएगी मासिक, है ना। 10 को इधर ले जाके गुणा कर सकते हैं आप, तो ये कितना हो जाएगा, 1250 हो जाएगा। यानी सोहन का जो आमदनी है वो 1250 रुपये है। अब एस का वैल्यू यानी सोहन की आमदनी यहाँ पर रख दीजिए आप, डायरेक्टली हो जाएगा आपका, है ना। तो 1250 और इंटू 2/5 और माइनस का यहाँ पर 50 और इधर कितना है आपका m इंटू 2/5, ठीक है। चलिए अब यहाँ से काटिए पीटिए, आपका काम आसानी से हो जाएगा। आप 5 से इसको काट दीजिए, है ना, 5 से इसको काट दीजिए, 5 दूना 10, 25 पंचे 125, इतना हो गया, है ना। तो इधर कितना हो गया, 25 दूना 50, 500, है ना, 2.5 दूना 500, 500 में से 50 गया तो कितना आ जाएगा, 450 आ जाएगा। और इधर आपका m इंटू 2/5 हो जाएगा। अब इसको काटिए, तो ज़रा काटते हैं यहाँ पर, देखिए 2 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूना 4 और 25 दूना 50, यानी 225, ठीक है। ये 5 उधर जाके गुणा हो जाएगा, तो m का वैल्यू कितना आ जाएगा, 225 गुणे 5, 225 गुणे 225 गुणा के 5, ठीक है। अब इसको गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, आपका ये हो जाएगा 200 दूना 200 पंचे 1000 और 25 पंचे 125, यानी 1125 रुपये यहाँ पर मोहन की आय हो जाएगी, जो मासिक आमदनी है वो। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा आपको। सवाल थोड़ा इंटरेस्टिंग था, घुमाया था, है ना, तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, अगला सवाल देखते हैं। चलिए देखिएगा यहाँ पर अगला सवाल ये रहा आपके सामने। रमन की तनख्वाह मतलब सैलरी 10% कम हो गई। उसकी तनख्वाह को वापस उसी मूल राशि पर लाने के लिए वर्तमान तनख्वाह को कितने प्रतिशत से उठाना पड़ेगा। सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है ना। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो इस सवाल का जवाब आप 1 सेकंड के अंदर दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। कैसे होगा सुनिएगा। कह रहा है रमन की जो तनख्वाह थी वो 10% कम हो गई। ठीक है, अगर हम 10% का वैल्यू देखें दोस्तों तो 10% का वैल्यू कितना होता है, फ्रैक्शन में देखें तो 1/10 होता है। यानी एक्चुअल में उसकी 10 थी,
है ना, उसकी पहले 10 थी, अब कितनी हो गई, 10% कम हो गई, यानी 10 रुपये पहले था, 1 रुपये कम हो गया, यानी अब जो उसकी सैलरी है वो 9 रुपये हो गए, है ना। पहले 10 रुपये था, 10% कम हुआ, यानी 9 रुपये हो गया अब, ठीक है। अब कह रहा है तनख्वाह को वापस उसी मूल राशि में लाने के लिए वर्तमान तनख्वाह को कितने प्रतिशत से बढ़ाना पड़ेगा। चलिए, अब कितना है, अब अपने पास 9 रुपये है, 9 रुपये उसकी सैलरी है। इस 9 रुपये सैलरी को 10 रुपये करना है, यानी पहले के बराबर करना है, हाँ, उसी मूल राशि में वापस लाने के लिए। तो कितना प्रतिशत तनख्वाह को उठाना पड़ेगा। 9 रुपये है, 9 रुपये से 10 रुपये ले जाना है, यानी कितना रुपये बढ़ाना है, 1 रुपये बढ़ाना है। और किससे बढ़ाना है, 9 रुपये से बढ़ाना है। तो ये नीचे आपका डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। जो तुलना वाली राशि है वो हमेशा नीचे रहेगी, यानी 9 हमारा नीचे रहेगा। अब इसको परसेंटेज में बदलना है तो 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा कितना, 11 सही 1/9, ठीक है, इतना परसेंटेज। चलिए, तो देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पर राइट आंसर है। सवाल बहुत छोटा सा था लेकिन मज़ेदार सवाल था, कॉन्सेप्चुअल सवाल था। कॉन्सेप्ट अगर परसेंटेज का पता है आपको तो आप आसानी से इसको बना पाते, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, हम लोग आगे अगले सवाल पर चलते हैं। चलिए दोस्तों, देखिएगा यहाँ पर अगला सवाल, ए अपनी मासिक आय का 16 से ही 2/3% नियत जमा पर निवेश करता है, ठीक है। जो भी उसकी इनकम होगी उसका 16 से ही 2/3% वह जमा कर देता है, एवं 1/12 भाग प्रीमियम के रूप में भुगतान करता है। उसके पास अभी भी 4200 रुपये बचा है, तो उसकी मासिक आय क्या है, ठीक है। यहाँ पर देखिए सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर देखिएगा कह रहा है मासिक आय का 16 से ही 2/3%। अगर हम इसको फ्रैक्शन में बदलें, 16 से ही 2/3%, हम इसको करके बताते हैं, फिर इसका डायरेक्ट वैल्यू बता देंगे। डायरेक्ट वैल्यू इसका 1/6 आएगा। कैसे आएगा ये सुन लीजिए, कितना होगा, 3 × 16 यानी 48 हो जाएगा, 48 + 2 यानी 50 हो जाएगा। तो ये हुआ 50/3, और परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में आपका 100 आ जाएगा, है ना। तो 50 1 कम 50, 50 दूना 100, यानी ऊपर 1 और नीचे में आपका 3 दूना 6 हो जाएगा। तो 1/6 हमेशा याद रखिएगा, 16 से ही 2/3% का वैल्यू होता है 1/6, है ना। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर लिख देते हैं, इसका वैल्यू हुआ कितना, 1/6। कितना वैल्यू हो गया दोस्तों, 1/6 हो गया। अब यहाँ पर क्या आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं, देखिएगा ये जो 6 है ये इसकी कुल इनकम है ना, कुल इनकम है। 6 रुपये में से वो 1 रुपये जमा पर निवेश करता है। 16 से ही 2/3% का मतलब क्या हुआ, नियत जमा पर निवेश करता है, यानी इन्वेस्ट करता है। तो 6 रुपये उसकी इनकम थी, वो कितना इन्वेस्ट किया, 1 रुपये कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है 1/12 भाग, यानी जितना भी इनकम था उसका 1/12 भाग वह प्रीमियम के रूप में भी देता है। तो यहाँ पर 1/12 भाग है ना, 1/12 भाग। अब एक बात बताइए दोस्तों, ये भी तो यहाँ पर इनकम है, यहाँ पर आप देख रहे हैं 6 रुपये इनकम है, यहाँ पर 12 रुपये इनकम है। तो इनकम दोनों जगह बराबर कर दीजिए तो आपका काम आसान हो जाएगा, है ना। तो ये 12 है तो इसको भी अपन लोग 12 बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। यहाँ पर ऊपर और नीचे दोनों में 2 का गुणा कर दीजिए तो आसान हो जाएगा काम, है ना। मतलब इसका वही हुआ, इसका मीनिंग चेंज नहीं होगा भाई। ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/12। तो यहाँ पर इनकम कितना हो गया, 12 रुपये। यानी 12 रुपये में से वो 2 रुपये क्या करता है, निवेश करता है, इन्वेस्ट करता है। और 12 रुपये में से वो 1 रुपये क्या करता है, प्रीमियम के रूप में भुगतान करता है। तो एक बात बताइए, टोटल उसकी इनकम 12 रुपये हो गई, वो कितना कितना खर्च कर दिया, 1 रुपये 2 रुपये यहाँ पर, 2 रुपये यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया, और 1 रुपये 12 रुपये में से 1 रुपये वो क्या किया, जमा कर दिया। यानी अब उसके पास मतलब कि यहाँ पर टोटल कितना खर्च कर दिया, वो 3 रुपये खर्च कर दिया। टोटल उसका इनकम था 12 रुपये, 12 रुपये में से 3 रुपये खर्च कर दिया। यानी अब कितने बचे उसके पास, 9 रुपये। और 9 रुपये मतलब कि 9 यूनिट बचा, और वही 9 यूनिट का वैल्यू आपके पास कितना दे रखा है, 42 रुपये। कह रहा है ना उसके पास अभी भी
अभी भी 4200 रुपये बचे हैं, यानी यहाँ पर 9 रुपये बचा है। अगर यूनिट में देखें तो 9 यूनिट बचा है, एक्चुअल में बचा है 4200 रुपये, यानी 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4200 हो जाएगा। ठीक है, आपको पूछा क्या है, उसकी मासिक आय। मासिक आय कितना है, 12 यूनिट, तो यहाँ पर 12 यूनिट का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा, ये 9 को नीचे ला के डिवाइड कर देंगे और यहाँ पर 12 से गुणा कर देंगे। ठीक है, ये बेसिक सा कैलकुलेशन है, आप लोग कर सकते हैं। 3 से दोनों कट जाएगा, 3 चौक 12 और 3 तिया नहीं है 9 और 14 त्रिक 42 हो जाएगा, ये है ना 1400, 14 चौको 56 यानी 5600। 5600 उसकी मासिक आय थी, मासिक इनकम। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सवालों को बना सकते हैं। बात क्लियर हो गई कि नहीं? चलिए, तो आई होप कि आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा। सवाल और भी हम लोग करेंगे, तो बढ़ते हैं आगे, अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। चलिए देखिएगा, यहाँ पर अगला सवाल ज़बरदस्त सवाल है। अंकुर को जेब खर्च के रूप में एक राशि दी जाती है, कुछ रुपए उसको दे दिया गया। ठीक है, वह इसमें से 20% राशि पुस्तक खरीदने में खर्च कर देता है। अगर देखा जाए यहाँ पर तो 20% का वैल्यू कितना होगा? 20% का वैल्यू होता है दोस्तों 1/5। 1/5 उसको मिला कितना? उसको 5 रुपये मिला, है ना, जेब खर्च के रूप में इतना मिला उसको। ठीक है, इतना मिला और वह खर्च कर कितना कर दिया? पुस्तक खरीदने में कितना खर्च कर दिया? 5 रुपये मिला और 1 रुपये वह खर्च कर दिया। 1 रुपये वह अपने पुस्तक में लगाया, यानी बुक खरीदने में उसने कितना लगा दिया? बुक खरीदने में 1 रुपये लगा दिया। ठीक है, चलिए, और शेष की 25% राशि स्टेशनरी खरीदने में व्यय करता है ना। जो भी बचा उसके पास पैसा, उसका 25% वो किस में लगा दिया? स्टेशनरी खरीदने में। भाई उसको 5 रुपये मिला, 1 रुपये पहले ही खर्च कर चुका है, अब उसको कितना बचा? उसके पास 4 रुपये बचा। उस 4 रुपये का 25%, तो 4 रुपये का 25% मतलब 25% का मतलब होता है 1/4, है ना। तो जितना भी शेष बचा, क्योंकि 5 मिला था, 1 खर्च कर दिया बुक खरीदने में, है ना, 1 खर्च कर दिया बुक खरीदने में, तो बचा कितना? 4 बचा। इस 4 का 25%, तो 25% मतलब 1/4, यानी इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो ये जो 1 है वो किस में लगाया? वो स्टेशनरी में लगाया। स्टेशनरी में कितना लगा दिए? 1 रुपये लगा दिया। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़िए। यहाँ पर शेष राशि का 10% वह गरीबों को दान के रूप में देता है। अब कितना बचा? भाई मिला था 5 रुपये, 1 रुपये बुक खरीदने में खर्च कर दिया, 1 रुपये स्टेशनरी में खर्च कर दिया, 2 रुपये खर्च कर चुका है, बचा कितना? 3 रुपये बचा। तो अब 3 रुपये का जो 10% है, 10% का मतलब हुआ 1/10, कितना हो जाएगा? ये 0.3 हो जाएगा, है ना। 3/10 मतलब 0.3। उस 0.3 रुपये क्या करता है? वह गरीबों को दान के रूप में दे देता है। तो यहाँ पर जो दान दिया, वो कितना दे दिया? वो 0.3 रुपये दे दिया। ठीक है, अब शेष बची राशि जो कि 13.5 रुपये है, में से मिठाई इत्यादि खरीदता है, उसके जेब खर्च की राशि क्या है? अब बताइए दोस्तों, यहाँ पर टोटल 5 रुपये मिला था, अब तक वो कितना खर्च कर चुका है? यहाँ पर देखिए, 1 + 1 2 और 2 + 0.3 यानी 2.3। तो 5 रुपये में से वह 2.3 रुपये खर्च कर चुका है, तो बचा कितने पास? कितना उसके पास? 2.7 रुपये, है ना। तो अगर यूनिट में देखा जाए तो 2.7 रुपये बचा, लेकिन एक्चुअल में उसके पास कितना बच रहा है? 13.5 रुपये, यानी 13.50, 13.50, है ना। यही कह रहा है ना, शेष बची राशि जो कि 13.5 रुपये है, शेष कितना बचा? खर्च कितना कर चुका है? 2.3 रुपये। टोटल कितना था? 5 रुपये, है ना। तो बचा कितना? 2.7 रुपये। ठीक है, चलिए अब कह रहा है उसके जेब खर्च की राशि। तो यहाँ पर 2.7 यूनिट का वैल्यू इतना है, 5 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से निकाल लीजिए, तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 13.50 और ये 2 इधर आएगा, है ना, 2.7 और 5 का वैल्यू निकालना है तो 5 से गुणा कर देंगे। इसको बस काटना पीटना है। देखिए, इधर पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 लगेगा, इधर से 1 पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 0 लग जाएगा,
ऐसे ही ना करते हैं हम लोग। चलिए अब यहाँ से देख लीजिए, 1 0 से इस 1 0 को काट दीजिए, काट सकते हैं। अच्छा ये 1 0 से ये 1 0 कट गया, ठीक है। ये भी 27 गुणे 5 करेंगे तो 135 हो जाएगा। 27 पंचे 135 यानी 5 बार में ये भी कट गया और 5 गुणे 5 ऊपर बचा। 5 गुणे 5 का मतलब हो गया 25 रुपये। 25 रुपये, 25 रुपये उसको जेब खर्च के रूप में यहाँ पर मिला था। तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सवाल में आपसे ये पूछता कि वह बुक में कितना खर्च किया, तो बुक में कितना खर्च करेगा वो, बुक में खर्च करेगा वो 5 रुपये। क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखा जाए 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए 13.50 को डिवाइड करते हैं हम लोग 2.7 से, तो कितना आ जाता, 5 आ जाता है ना। तो वह बुक खरीदने में 5 रुपये खर्च करता, स्टेशनरी में भी 5 रुपये खर्च करता। समझ में बात आ गई। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक सवाल हम लोग यहाँ पर और करते हैं जो कि इंटरेस्टिंग है, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिएगा। आई होप कि ये सवाल आपको अच्छे तरीके से बन गया होगा। चलिए देखिए ये भी वैसा ही सवाल है ना, इम्पॉर्टेंट है। क्या है यहाँ पर, राकेश अपने वेतन का 15% सावधि निक्षेप खाते में जमा करता है। किसी खाते में जमा कर देता है, जितना भी उसको वेतन मिला उसका 15% वो ले जाके जमा कर दिया और शेष का 30% को किराना यानी ग्रोसरी पर खर्च करता है। यदि हाथ में 2380 रुपये रोकड़ है, मतलब 2380 रुपये अभी भी बचा है, तो उसका वेतन कितना होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें 15% की, तो 15% का वैल्यू क्या होगा, फ्रैक्शन से बनाइए ज़्यादा आसानी से होगा, है ना। देखिए 15% का वैल्यू होगा 15% का, है ना, 15%। तो परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में 100 लग जाएगा, तो 15% मतलब कितना हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा, है ना। 3/20 हो जाएगा, ठीक है, 3/20। भाई 15/100 होगा, दोनों का हम लोग 5 से काटेंगे तो 5 × 15, 20 × 5 = 100, है ना, 3/20। तो यहाँ पर उसको उसका जो वेतन है, इनकम है, वो कितना है, 20 रुपये है। 20 रुपये में से वो 3 रुपये क्या किया, जमा कर दिया। ये जमा वाली राशि है, ठीक है। चलिए तो जैसे ही वो 3 रुपये जमा किया, अब बचा कितना उसके पास, 17 रुपये बचा। भाई टोटल 20 रुपये था, 3 रुपये जमा किया तो 17 रुपये बचा। उस 17 रुपये का 30%, है ना, जो भी शेष बचा था उसका 30% वो ग्रोसरी पर खर्च करता है। यानी 17 रुपये का 30% का वैल्यू होता है दोस्तों आपका 3/10, है ना, 3/10। यानी ये कितना हो जाएगा, 17 × 51, 51/10 यानी 5.1, 51/10 यानी 5.1, ठीक है। तो 5.1 रुपये वो क्या कर दिया, वो किराना पे खर्च कर दिया, यानी ग्रोसरी पे खर्च कर दिया, ठीक है। अब उसके पास कितना बचा, 2380 रुपये। अगर यहाँ पर देखा जाए तो 20 रुपये में से 3 जमा किया और 5.1 रुपये ग्रोसरी पे खर्च किया, यानी टोटल कितना खर्चा कर दिया, 3 और 5.1, 8.1 खर्चा कर दिया। टोटल 20 था, बचा कितना उसके पास, 20 में से आप 8.1 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, ये 11.9 आ जाएगा, है ना। तो 11.9 यूनिट का वैल्यू आपको दे रखा है कितना, यहाँ पर 2380 रुपये, है ना। आपको पूछा क्या जा रहा है, उसका वेतन मतलब इनकम। यहाँ पर 20 यूनिट का वैल्यू पूछा जा रहा है, लगा लीजिए, आसानी से हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा और डिवाइड में कितना आएगा, 11.9 और 20 यूनिट का वैल्यू निकालें तो 20 से गुणा कर देंगे। चलिए यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे इसको तो 1 0 ऊपर लग जाएगा। अब इसको काट सकते हैं आप, देखिए 119 है, 238 है यहाँ पर, तो 119 दूना 238 होता है कि नहीं, 1 0 बचा है तो 0 लगा दीजिए, बस यहाँ से हो गया। ये कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 और 1 2 3 0 लग जाएगा, यानी 4000 रुपया उसका इनकम था, वेतन था। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। अब उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, है ना। तो परसेंटेज के ऐसे सवाल अगर आपके पास देता है एग्ज़ाम में तो आप लोग आसानी से कर लेंगे।
उम्मीद करते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट और सारी चीज़ें समझ में अच्छे तरीके से आ गए होंगे। तो आज के क्लास में दोस्तों बस इतना ही। आई होप कि क्लास पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही लगातार वीडियोस आती रहेंगी इस चैनल के ऊपर, तो आप लोग मैथ्स को बड़ी आसान तरीके से हर एक टॉपिक मैथ्स का सीख सकते हैं आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, है ना। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप लोग सभी अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।